पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद जो नया टॉपिक होता है वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल शॉर्टकट में आपको बता दूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स चेंज। पार्टनरशिप अराइव फ्रॉम द एग्रीमेंट, उसकी डेफिनेशन में है। तो जब वो एग्रीमेंट चेंज होता है पार्टनर्स के बीच का, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। किस किस तरीके से एग्रीमेंट चेंज हो सकता है? वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं, किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो सकता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो हमको अपनी बुक्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं वो चेंजेस? एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। हमारी अकाउंटिंग में 11th क्लास में हमने पढ़ा एक कॉस्ट प्रिंसिपल होता है। वो कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि हम अपनी बुक्स में फिक्स एसेट को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर दिखाएं। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, उस वैल्यू पर वो हमारी बुक वैल्यू होती है, वो उसकी मार्केट वैल्यू हो, ये कोई जरूरी नहीं। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ा ही था कि डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर ए यूजफुल लाइफ, नॉट वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो हम उसकी एसेट की मार्केट वैल्यू पर अपनी बुक्स में नहीं दिखाते, कॉस्ट और उसमें से सिस्टमैटिक वे से डेप्रिसिएशन को लेस करके जाते हैं। अब उसकी रियल मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपने एक लैंड परचेज किया। लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन लैंड नहीं होता है डेप्रिशिएबल। तो मान लीजिए 10 लाख रुपए में परचेज किया 2010 में। अब 2020 के अंदर उसकी वैल्यू हो गई 50 लाख, लेकिन कॉस्ट प्रिंसिपल के कारण हमारी बुक में तो 10 लाख पर ही आ रहा है। और जब तक कुछ एग्रीमेंट में चेंज नहीं हो रहा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मान लीजिए 3 पार्टनर है, उनका PSR 2:1 है, राइट? हमने वो 10 लाख की एसेट थी हमारी, ये उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन मार्केट वैल्यू आज उसकी 50 लाख है, 40 लाख रुपए बढ़े हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी वो एसेट सेल होगी 40 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लो ये जो PSR है इसको फ्यूचर में हम चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं 5:3:2, राइट? ये न्यू PSR है। बाकी सब बातें उनकी हो गई है कि भाई ठीक है PSR क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या वजह है, वो सब चीजें डिस्कस उनकी हो गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब ये जो 10 लाख की एसेट है इसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है, आज तक इसमें जो प्रॉफिट है 40 लाख को डिवाइड होना चाहिए 2:1 में। हमारी बुक में ये 10 लाख पर ही रही एसेट, और फ्यूचर में ये एसेट हमने सेल की। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि फ्यूचर में भी 50 नहीं मिलते, तो वो 40 लाख नए रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे 5:3:2। PSR तो फ्यूचर के लिए चेंज कर रहे हैं ना भाई, फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो वो 5:3:2 में डिवाइड हो, लेकिन जो आज तक प्रॉफिट हो चुका वो तो 2:1 में डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो आप ऐसा समझिए, ये जो पर्सन है जिसका अभी 40% शेयर था और अभी 30% हो जाएगा, इसका 40 था, इसका 20 था, इसका 50 और इसका, ठीक है, ये तो इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इसको तो पहले भी 20% मिल रहे थे, अब भी 20%। लेकिन ये आदमी भी तो नहीं मानेगा ना, कहेगा भाई मेरे को तो 10% का, ठीक है आगे के फ्यूचर का प्रॉफिट 10% का वो चलेगा, लेकिन आज तक जो प्रॉफिट अर्न किया है वो तो मुझे 40% चाहिए, राइट? तो फिर क्या करें? तो हम क्या करें, हम इस अपनी एसेट को 50 लाख पर ले।
आज बुक में इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए, हम यदि कर सकते हैं रिवैल्यूएशन करके। हाँ जी, तो 40 लाख रुपए के प्रॉफिट को क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन में एक एसेट को बढ़ाना है 40 लाख से, बाकी दूसरा तो कोई एस्पेक्ट दिख नहीं रहा, तो कैपिटल ही बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉफिट है, 40 लाख को डिवाइड कर दीजिए 2:1 के रेशियो में, बात खत्म। अब आगे यदि ये बढ़ेगी तो 5:3 में डिवाइड होना चाहिए नए रेशियो के अंदर, पुराना मैटर क्लोज हो गया। लेकिन सारी एसेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर एसेट है गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है और इसके साथ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जुड़ा हुआ है 26। वो कहता है यदि आपने किसी एसेट के लिए प्राइस पे नहीं किया है तो आप उसे बुक में दिखाई नहीं सकते। एक्विजिशन के लिए कोई प्राइस आपने पे की है या कोई दूसरी एसेट उसके लिए आपने छोड़ी है, तभी केवल हम गुडविल को दिखा सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में नहीं दिखा सकते। तो अब एक प्रॉब्लम क्या होगी? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। 11th क्लास में बहुत डिटेल में बताया था कि गुडविल की जो अमाउंट है, जो एसेट की वैल्यू है, कई बार वो हमारी टोटल टेंजिबल एसेट से भी कई गुना हो सकती है। इसीलिए ठीक है, हमने वहां एक बाकी एसेट्स की तरह गुडविल को भी पढ़ लिया, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। गुडविल की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग व्हाट्सएप के जमाने के हो तो आपको तो मालूम है, यदि ना पता हो तो बता देता हूँ कि व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने खरीदा तो 1,50,000 करोड़ रुपए में खरीदा। 1,50,000 करोड़ रुपीस में खरीदा। उसके पास ऐसा माना जाता है कि टोटल टेंजिबल एसेट मुश्किल से 100 करोड़ रुपए की। बाकी उसके पास ना तो कोई रेवेन्यू स्ट्रीम थी, कुछ भी नहीं था, बस थे तो सब्सक्राइबर करोड़। तो फेसबुक ने उसे क्यों खरीदा? फ्यूचर में कभी उस सब्सक्राइबर की वजह से रेवेन्यू जनरेट करना पॉसिबल होगा, इस वजह से खरीदा होगा। तो जो पेमेंट की 1,50,000 करोड़ में से बाकी की टेंजिबल एसेट, तो बाकी अमाउंट को हम क्या कहेंगे? वो समझ लीजिए उसने गुडविल के लिए पे की, तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। 1,50,000 करोड़ रुपए आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो बता दूं कि ये कितनी। यदि भारत में हम पब्लिक सेक्टर बैंक लगाएं तो मर्जर से पहले एसबीआई में जो उसकी सब्सिडियरी थी उसके मर्जर होने के बाद, लेकिन बाकी बैंकों के मर्जर से पहले 22 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। और ये जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक और पता नहीं बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ तो बाकी 21 बैंक की टोटल मार्केट वैल्यू 1,50,000 करोड़ ही होती है। जबकि उन बैंकों की कितनी ब्रांचेस है पूरे हिंदुस्तान में? शायद 8-10 लाख लोग उनमें काम करते हो। उनकी टोटल वैल्यू उतनी है जितनी अकेले व्हाट्सएप की। तो गुडविल को इसीलिए कभी भी आप एक नेग्लिजिबल एसेट समझने की भूल मत करिए, राइट? तो ये जो इनटेंजिबल एसेट है गुडविल, इसकी भी बहुत वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए इसी पार्टनरशिप फर्म को मैं लूं, ये पीएसआर चेंज करना चाहते हैं, इन्होंने अपनी गुडविल का वैल्यूएशन, वही हमको वैल्यूएशन और गुडविल चैप्टर करना है, उसी के लिए ये मैं आपको एक उसका बेसिक समझा रहा हूं कि गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मान लीजिए वैल्यूएशन कैसे होगा उस पर अभी हम आएंगे। समझ लो इन्होंने अपनी गुडविल का वैल्यूएशन किया 50 लाख रुपए, 50 लाख। अब ये एसेट बुक में रिकॉर्डेड नहीं होगी एज 26 के कारण, क्योंकि इसके लिए हमने कोई प्राइस पे नहीं किए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक में दिखा नहीं सकते। अब ये पार्टनर पीएसआर चेंज करना चाहते हैं, गुडविल को तो पहले से ही बुक में नहीं दिखा रखा,
अब भी नहीं दिखा सकते। अब 50 लाख रुपए को यदि बुक में रिकॉर्ड कर सकते होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABC 2:1 के रेशियो, क्योंकि गुडविल एक एसेट इंक्रीज हुई लेकिन हमारे पास दूसरी कोई एसेट कम हुई नहीं, कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है और फिर हम अपना PSR चेंज कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए गुडविल का कुछ किए बिना चेंज कर दिया तो फ्यूचर में क्या होगा, ये 50,000 532 में डिवाइड हो जाएंगे, जो कि गलत होगा। उसका कुछ करना पड़ेगा, गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ बिजनेस की वैल्यूएशन के अंदर गुडविल बहुत मेजर एसेट हो सकती है, उसकी टेंजिबल एसेट से भी ज्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है, राइट? तो इसका वैल्यूएशन कैसे करें? देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क गुडविल का वैल्यूएशन। आप गुडविल का मतलब तो रेपुटेशन से ही लगाते हैं, तो रेपुटेशन का वैल्यूएशन, तो बिजनेस की गुडविल क्यों जनरेट होती है? यदि वो बिजनेस बाकी बिजनेस से कुछ एक्स्ट्रा अर्न करता है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बाकी बिजनेस से कुछ ज्यादा है, या एक नया बिजनेस उतने ही अमाउंट इन्वेस्ट करके उस अर्निंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंच सकता है, तो हम कहेंगे कि पुराने वाले बिजनेस की गुडविल है, वो अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल के कारण लोगों से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो एक्चुअली फ्यूचर में जो ये प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, इसके बेसिस के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए। अब मॉनेटरी टर्म्स में करना है तो यही तरीका है। अल्टीमेटली हम यही मानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो औरों से ज्यादा कमा कर देगा, राइट? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। तो हम करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होती है और थ्योरेटिकल आप उसके अंदर पढ़ लीजिएगा। हमारे लिए गुडविल है फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा एक मेथड है उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं होता है एक्चुअली। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। हाँ, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ए, सिंपल एवरेज। बी, वेटेड एवरेज। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें भी दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये मेथड हमको पढ़ने हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें दो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, फिर सुपर प्रॉफिट। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड।
गुडविल इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें। इक्वल नेट प्रॉफिट प्लस abnormal losses minus abnormal gain minus income from investment plus minus adjustments and error। हाँ जी, जो नेट प्रॉफिट आपको एक साल पर्टिकुलर ईयर का गिवन है, यदि उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस है, ये सब ऐसा क्यों करते हैं पहले एक बार वो समझ लीजिए। और ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, पहले नंबर ऑफ ईयर ऑफ, इस पे बाद में आता हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट पर, पहले नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को ही समझिए सबसे पहले। यदि मैं एक नया बिजनेस आज शुरू करूं तो हाउ मच टाइम आई विल टेक टू रीच इन द पोजीशन ऑफ ओल्ड बिजनेस। मुझे कितना समय लगेगा एक नए बिजनेस को उस पुराने बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी तक लाने में, या मैं उस पुराने बिजनेस के एफर्ट के कारण एक बिजनेस खरीदना चाहता हूं, बिजनेस परचेज, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करना चाहता हूं, तो उस बिजनेस के एफर्ट्स के कारण जो पुराना मैनेजमेंट है, पुराने ओनर है, जो उनके एफर्ट के कारण अगले कितने सालों तक मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, इस प्रॉफिट पर उनका राइट है। हो सकता है 5 साल बाद तो मैं अपने एफर्ट की वजह से भी प्रॉफिट अर्न करना चाहूंगा, तो अगले 5 साल का प्रॉफिट मेरे को उनको देना चाहिए। तो क्या कैलकुलेट करना है, अगले 5 साल का प्रॉफिट, इसको कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके। अब फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे निकालूं, ऐसा कौन सा तरीका है मेरे पास, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना यूज करनी है। तो मैं कहूंगा भाई जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उन्हीं से अंदाजा लगाइए। तो आप सोचिए, जब अंदाजा लगाएंगे तो एक बात तो श्योर है, मान लीजिए कोई अबनॉर्मल चीजें हुई है लास्ट ईयर, कोई लॉस बाय फायर है या कोई और ऐसी कोई इनकम हमको हुई है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमको नहीं होती है, तो फ्यूचर में तो नहीं होने वाली, तो इनके इफेक्ट को तो नलिफाई करें, राइट। इसके बाद कुछ ऐसी एडिशनल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो कोई भी आदमी अर्न कर सकता है यदि उसके पास एक्सेस मनी है। तो बैंक में एफडी कराइए, 7% इंटरेस्ट यदि मिलता है तो सबको ही मिलना है, इसमें पुराने मैनेजमेंट और नए मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, उसकी रेपुटेशन का तो कोई मैटर ही नहीं आता। तो ऐसी इनकम को भी हमको नहीं लेना चाहिए जो उसके एफर्ट के कारण अर्न नहीं हो रही थी। और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर, ऐसा और भी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ और चीजें हो जिसको अभी एडजस्ट करना जरूरी हो। जैसे मान लीजिए हमको लगता है कि हमारे बिजनेस में ट्रेंड है कि हर साल प्रॉफिट 10% से इंक्रीज होगा, तो अब नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स जो आपने ये बेस लास्ट ईयर के प्रॉफिट लिए हैं उसकी एक एवरेज निकालिए और उसमें 10% ऐड करते हैं। ऐसा हो सकता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में कुछ एरर रह गई, उन्हें करेक्ट करिए, या दोनों मैनेजमेंट, दोनों ओनर के बीच में डिसीजन हुआ है कि जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट है उनमें कुछ एडजस्टमेंट करना जरूरी है,
क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो चीजें चेंज हो जाएंगी। शायद किसी चीज के, मान लीजिए समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आगे फ्यूचर में उसका रेट बढ़ने वाला है, तो ये सारी चीजें हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा जो जो हमें करना होगा, राइट। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा उसे कहेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। इंडिविजुअली हर ईयर के प्रॉफिट को आप एडजस्ट कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बात याद रखिए। और फिर उस एडजस्टेड प्रॉफिट की आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 1 साल का है, अगले कितने साल तक का प्रॉफिट हमको उसे एज ए गुडविल देना है वो हमारा होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट। तो एवरेज, ये हमारा मेथड हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड और हमने बात की है एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया एक्चुअली गुडविल के लिए हमको फ्यूचर प्रॉफिट की जरूरत होती है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वो फ्यूचर के प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर की एवरेजेस हो सकती है, उसमें से जो एबनॉर्मल चीजें हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल चीजें हैं वो बार बार तो होती नहीं है। और यदि हमको लगता है कि हमारे जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है उसमें कुछ एरर रह गई है, कुछ ओमिशन हो गई है, उनको करेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ये लगता है कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स कुछ और होंगे, कुछ जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी चीज के बिजली के बिल बढ़ जाए और फ्यूचर के अंदर कुछ और होगा, रेंट है, आपको लगता है फ्यूचर में रेंट बढ़ने वाला है, ये सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। या हमको लगता है हमारी फ्यूचर में सेल जो है वो 10% से 20% से हर साल बढ़ती जाती है, तो वो सब एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वो हमको जरा उसके क्वेश्चन नहीं आते, हमको जरा सिंपल क्वेश्चन आते, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट में किस तरीके की एडजस्टमेंट हो सकती है? आपको बताया था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस से आउटसाइड कहीं कर रखी है, उससे जो इनकम होगी उसमें आपकी एफिशिएंसी कुछ भी नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको गुडविल नहीं मिल सकती। इसके अलावा और कैसी एडजस्टमेंट हो सकती है? कोई भी एरर जो आपने 11th क्लास में पढ़ी, वो सब एरर इसके अंदर, रेक्टिफिकेशन एरर, सब कुछ दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लूं मैं, मान लीजिए हमको गिवन है ये 16-17 का प्रॉफिट है, 17-18-18-19, ठीक है। ये प्रॉफिट हमको गिवन है 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000। हमको कहा जाता है ए मेजर रिपेयर on April 1, 2016 for rupees 50,000 had been charged to profits. For goodwill calculation, it is to be capitalized. हाँ जी, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अब हमसे उसने कहा कि भाई आपने एक मेजर रिपेयर की थी, आपने उसे एक्सपेंसिव ट्रीट कर लिया था। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस होता है वो समटाइम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, मतलब वेरी थिन डिफरेंस है। अब ये मेजर रिपेयर है, इसे हम कैपिटलाइज करें या एक्सपेंसिव ट्रीट करें, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। हम अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कौन से सर्कमस्टेंसेस में कौन सी देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन ही होगा कि हमें करना क्या है।
हमने उसे रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया था, मतलब प्रॉफिट को चार्ज कर दिया, मतलब रेवेन्यू आइटम, लेकिन उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, मतलब एसेट बनाना है। तो इसका मतलब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करनी पड़ेगी? आप सोचिए, मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी बताया था, कभी कोई एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाने के बाद करनी पड़े तो किस तरीके से करेंगे? आपने प्रॉफिट को चार्ज कर दिया था, करना नहीं, इसे एसेट ट्रीट करना था, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे 50,000 से, 50,000 से अपने प्रॉफिट को बढ़ा लीजिए, राइट। एक बात याद रखिएगा, गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल कैलकुलेशन के लिए जो हम प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये केवल गुडविल कैलकुलेशन के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं हो रही है, बुक में कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करने जा रहे हैं हम, ये केवल गुडविल कैलकुलेशन के लिए अपनी प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। प्लस 50,000, मतलब जिसको एक्सपेंसिव ट्रीट कर लिया था वापस से प्रॉफिट ट्रीट करना है, तो 50,000 हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन अब इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 20%, हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, राइट। फिर 40,000 बच गया क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो अगले साल आपका हो गया 40,000 का 20%, 8,000, राइट। और फिर हो गया हमारा 6400, आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा 32,000 का 20,000। रिटर्न डाउन वैल्यू का एक सिंपल तरीका होता है, यदि ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो, जैसे 10,000 ये फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, 20% को 100 में से माइनस करो तो बच गया 80%, तो 10,000 का 80%, फिर इसका 80%, फिर अगले साल का कैलकुलेट करना हो तो इसका डायरेक्ट 80%, हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये एक शॉर्टकट मेथड है, राइट। हाँ जी, तो इस तरीके से ये प्रॉफिट अब एडजस्ट कर लेंगे हम, क्लियर? इस तरीके की एडजस्टमेंट गिवन हो सकती है। मान लीजिए यही एडजस्टमेंट हमको रिवर्स गिवन हो, हमको लिखा जाता है मेजर रिपेयर ऑन अप्रैल 2016 for ₹50,000 has been capitalized, now for goodwill calculation it is to be treated a revenue item, उल्टा करना है, भाई पहले आपने उसे एसेट मान लिया, लेकिन गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको उसे एक्सपेंसिव मानना है, अब एक्सपेंसिव मानना है तो ठीक है भाई 50,000 के प्रॉफिट को कम कर दीजिए, पहले हमने उसे एसेट ट्रीट किया था, एक्सपेंसिव नहीं माना था, अब उसे एक्सपेंसिव ट्रीट कर लीजिए, राइट। अब जब एक्सपेंसिव ट्रीट कर लिया तो हमने उस पर जो डेप्रिसिएशन लगाया होगा उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, हमने जब उसे एसेट माना था 50,000 की तो उस पर ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगाया होगा ये वाली अमाउंट, लेकिन जब आप उसे एक साथ ही एक्सपेंसिव ट्रीट कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का काम ही नहीं, तो इसको ये -50 हो जाएगा, ये तीनों में प्लस हो जाएंगी यही आइटम, तो ये डिपेंड करता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक जर्नल एंट्री आप अच्छे से कर सकते होने चाहिए, फिर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको लिखा जाता है कि लास्ट ईयर हमने कोई रेंट पे किया था और गलती से रेंट पे किया, लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपको पता है रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट को डेबिट कर दिया और वो डेटर अकाउंट में चला गया, डेटर की लिस्ट में चला गया, अब आपको ये बता रहा है तो उसको करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हमको तो रेंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने समझ लो डेटर को डेबिट कर दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट डेटर, अब मैंने आप यहाँ कोई एंट्री वगैरह तो करनी नहीं, हमें तो अपने प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है, फिर मैं, और ये हमारी बुक में भी होगी क्योंकि ये तो गलती ही है हमारी बुक में, एरर ही है, इसको तो बुक में भी करेक्ट करना पड़ेगा, ये गुडविल कैलकुलेशन के लिए था, इसको बुक में करेक्ट करना जरूरी नहीं है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बुक में भी करना है, वो अलग मैटर है, लेकिन ये तो खैर एक एरर ही है इसलिए इसको तो बुक में भी करना जरूरी है रेंट। अब रेंट अकाउंट डेबिट मतलब एक्सपेंसेस आपका बढ़ रहा है, तो जिस साल की वो फिगर है उस साल के प्रॉफिट में से कम कर दीजिए, क्लियर है। अब कई बार मैं जब बहुत सारी एडजस्टमेंट देता हूँ अपने एग्जांपल्स में, तो एक एडजस्टमेंट ऐसे ही दे देता हूँ, कोई जैसे एक चेक डिसऑनर, एक चेक डिसऑनर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, कोई चेक आपका डिसऑनर हुआ था लास्ट ईयर और वो बुक में मतलब बिल्कुल लास्ट में हुआ होगा 31 मार्च के आसपास, और आपने उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, अब जब एक चेक डिसऑनर हुआ तो उसे बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेटर अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट,
अब डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होगी। आप मुझे बताइए इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ है? कहीं नहीं। ये तो हमारे प्रॉफिट है जिनको हम करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो बस ऐसे रखते हैं, इस चीज को ऐड करना है, इस चीज को लेस करना है। फिगर देखी भाई, 20,000 की आइटम, इसको ऐड करें कि लेस करें? मैंने कई बार ये क्वेश्चन क्लास में पूछा है, भाई 20,000 को ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तो बस शुरू हो जाते हैं, ऐड करेंगे लेस करेंगे, तो इसको करेंगे क्यों? कुछ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ही नहीं कहीं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हम इसमें कर क्यों रहे हैं, ये ऐड लेस प्लस माइनस कर क्यों रहे हैं? ये प्लस माइनस, एक तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम पास्ट एरर को करेक्ट करना चाहते हैं, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ और एडजस्टमेंट हुई तो उसे करना चाहते हैं, उसकी वजह से इसमें हमें प्लस माइनस करना है, राइट। अब मैं अपनी बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूं और वो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 3.29। आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, हाँ जी। तो भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं भाई, they admit Kanika into partnership for 1/4 share in the profit. Kanika bring in her share of goodwill in cash. ये सब की जो एंट्रीज वगैरह है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में करनी है, इसमें नहीं करनी है, इसमें तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2-year purchase of the average normal profit of past 3 years. 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, तो वो है 2, और 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेते हैं नॉर्मल, या जिसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च, हमको गिवन है 2017 का प्रॉफिट है 50, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, हमको यहाँ पर बिजनेस प्रॉफिट लेने हैं जो हमारे एफिशिएंसी के कारण, समझ लो ये कनिका एक नई पार्टनर आ रही है तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा ओल्ड पार्टनर, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। 2018 में लॉस है 20, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, ये एक एब्नॉर्मल लॉस है जो फ्यूचर में रिपीट होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। अब जब हमने एब्नॉर्मल लॉस को नहीं लिया तो फिर एब्नॉर्मल गेन को भी नहीं लेके इंश्योरेंस क्लेम को, एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव, ये भी हमारी बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ जी, तो देखिए 2000 एडजस्टेड प्रॉफिट, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट 2017, हाँ जी, प्रॉफिट था 50,000 और इसमें प्रॉफिट ऑन सेल 5,000, तो ये हो गया 45,000 2017। 2018 हमारा लॉस था पहले -20, लॉस था इसलिए इसको माइनस लिख रहा हूं, लॉस बाय फायर को ऐड करना है 30,000, तो नेट हो गया हमारे पास 10,000। इसके बाद 2019 के प्रॉफिट में जो हमको गिवन है 70, जिसमें हमें कहा गया इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको 18,000, और उसके बाद एक नॉन बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम 8,000, राइट। तो 18 और 26 50 44,000, 44,000, 5 और 4 99,000 टोटल। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया इक्वल टू 99 डिवाइड बाई 3, 33
और गुडविल हो गई 33,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 66,000, राइट, 66,000। और उन्होंने हमसे शायद इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि कनिका का गुडविल का शेयर कितना होगा। तो डिटेल में तो ये बाद में करेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कनिका शेयर वो 1/4 शेयर के लिए आ रही है, तो गुडविल का उसका जो शेयर होगा वो 1/4 16,005, राइट। तो ये एक हमने क्वेश्चन किया, कोई ज्यादा इसमें कुछ ऐसा था नहीं, एडजस्टमेंट ये बहुत ही सिंपल सी एडजस्टमेंट थी। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें जरा टिपिकल एडजस्टमेंट्स होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं वेटेड एवरेज से ले लूंगा। एडजस्टमेंट दोनों में सेम ही टाइप की होती है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्वेश्चन वो एवरेज प्रॉफिट में भी आ सकता है और वेटेड एवरेज में भी आ सकता है। तो उस क्वेश्चन को मैं वेटेड एवरेज के क्वेश्चन में से ले लूंगा, जिसमें जरा फर्दर एडजस्टमेंट होगी, जरा और अच्छी एडजस्टमेंट होगी। तो उसके लिए पहले हम करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो सेकंड पार्ट है। पहला था सिंपल एवरेज, राइट, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये पार्ट तो सेम है, चेंज क्या हुआ? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। ये वेटेड प्रॉफिट क्या है? वेट से प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। वेट हमको गिवन होते हैं हर साल के अलग अलग, ठीक है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले तो हम ये सोचें कि भाई सिंपल एवरेज से काम क्यों नहीं चला, वेटेड एवरेज क्यों लेना पड़ा? वेटेड एवरेज इसलिए लेना पड़ा, हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हम जो ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट है इससे कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मान लो हम अगले 4 साल के, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 4 साल, तो अगले 4 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर। तो मेरे को एक बात बताइए, पास्ट ईयर के प्रॉफिट यदि हम सिंपल एवरेज ले रहे हैं तो हम सबको सेम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वेटेड का मतलब यही होता है भाई जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वेट दीजिए। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालते हैं तो वो समझ लीजिए वेटेड एवरेज ही है, फ्रीक्वेंसी वहां पर आपके वेट बन जाते थे, राइट। तो हमारे लिए फ्यूचर के प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो करंट, जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है, या समझ लो मतलब हम 31 मार्च 2020 को एक बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, तो उससे आगे के प्रॉफिट निकालने हैं। तो जो 31 मार्च 2020 ईयर एंडेड प्रॉफिट होगा उसका वेट सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट के वो सबसे नियर है। उससे पहले वाले का वेट उससे कम होना चाहिए, उससे पहले वाले ईयर का वेट उससे कम होना चाहिए। सेम इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए हर साल के प्रॉफिट को, जो सिंपल एवरेज में होती है, राइट। तो वेटेड एवरेज के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस जो नियर ईयर का है उसको ज्यादा वेट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था बस एक स्टैट पढ़ ली, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझी। मान लीजिए एक क्लास ऐसी है जिसमें कुल 50 बच्चे हैं, अब उसमें 50 बच्चों में से 49 बच्चों के 90 मार्क्स आते हैं और एक बच्चा ऐसा है जिसके 10 मार्क्स आते हैं। अब तुम मार्क की सिंपल एवरेज ले लोगे तो 90 + 10 डिवाइड बाय 2, क्या ये कहोगे कि ऑन एन एवरेज इस क्लास के 50 मार्क्स आते हैं 50%? तो बिल्कुल गलत आपका एक इंटरप्रिटेशन हुआ। जिस क्लास में 49 बच्चे 90 वाले हो उसको ये कहें कि इस क्लास में ज्यादातर मतलब ऑन एन एवरेज बच्चों के 50 मार्क्स आते हैं, नो, ये गलत तरीका है। तो हमको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए था? 49 * 90 + 10 डिवाइड बाय 50 वेटेड एवरेज, राइट।
तो यहाँ पर भी जिसको हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं उसके ज्यादा वेट होंगे। जनरली हमें वेट ऐसे गिवन होते हैं 4, 3, 2, 1। अब ये मान लीजिए 4 साल की है, तो वैसे तो क्वेश्चन आपको बताता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो एक बात याद रखिएगा, नियरेस्ट ईयर के मतलब जिस साल हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उसके सबसे नजदीक का वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके। ठीक है भाई, ये कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। हमारी बुक के अंदर ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं। तो यही एडजस्टमेंट हमको सिंपल एवरेज मेथड में आ सकती है, एडजस्टमेंट किसी में भी दी जा सकती है, सिंपल या वेटेड में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये बुक का। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट, द एप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज्ड एंड प्रॉफिट आर। तो हमको ये वेट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, नियरेस्ट ईयर का जो वेट है वो 4 है और जो सबसे पहले का ईयर है उसका 1 है। अब जरा ध्यान से देखिएगा एडजस्टमेंट क्या है। On scrutiny of the account, the following matters are revealed. On 1st December 2017, a major repair was made. जैसे मैंने अभी आपको एक रिपेयर का एग्जांपल दिया था। In respect of the plant, incurring 30,000 which was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation, subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है। The closing stock for the year 16-17 was overvalued by 12,000. To cover management cost and annual charges of 24,000 should be made for the purpose of goodwill valuation. और fourth है, on 1st April 2016, a machine having a book value of rupees, ये एक बिल्कुल नई तरीके की एडजस्टमेंट है जिसको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँगा आपको उसी समय उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन बाकी भी 3 एडजस्टमेंट कर ले हम, वो हम ऑलरेडी उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, हमको प्रॉफिट दे रखा है 15, 16, 17, 18 and 18, 19। 4 साल के हमको प्रॉफिट दे रखे हैं, पहले हम उनको लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट्स। हाँ जी, 1,01,000, 1,24,000, 1,00,000 and then 1,40,000, राइट। अब जो जो एडजस्टमेंट है पहले वो एडजस्टमेंट कर देंगे। सबसे पहले हमको लिखा हूं 1 दिसंबर 2017। तो ईयर बहुत ध्यान से देखना कौन सा ईयर है। ऑन 1 दिसंबर 2017, तो ये तो आपका मार्च 31 तक का है, तो इस ईयर के अंदर, ठीक है। दिसंबर 1 को a major repair was made in respect of the plant incurring 30 which was charged to revenue। उसको आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था, अब आप उसे एसेट ट्रीट करना चाहते हैं। तो रिपेयर टू बी कैपिटलाइज, ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कोई इसमें मैटर नहीं करता आप कैसे लिखते हो। 30,000 हो गए हमारे प्लस 30,000 प्लस, राइट। पहले बता दूं, आपने पहले उसे रिपेयर मतलब एक्सपेंसिव ट्रीट किया था, लेकिन अब आप उसे ऐसे ट्रीट करना चाहते हैं तो अपने प्रॉफिट को 30,000 से बढ़ा लीजिए। अब उन्होंने हमसे कहा इसका जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो जरा ध्यान से देखिए, दिसंबर 1 ये हमने परचेज की थी दिसंबर 1 को, तो इस साल 4 महीने का डेप्रिसिएशन लिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 30,000 का 10% हो गया 3,000, राइट, एक साल का। तो 4 महीने का 1/3, 1,000। तो फिर जब आपने इसे ऐसे ट्रीट कर लिया तो अब डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 1,000। अब हमारी इसकी वैल्यू रह गई 29,000।
29,000 का इस साल, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2900। क्लियर है सबको? 30,000 एसेट बन गई, एसेट बन गई तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 10% पर एनम। 3,000 पूरे साल का, 4 महीने का हो गया 1,000। 29 इसकी बुक वैल्यू रह गई, तो अगले साल 29। ठीक है, इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकते 90% ऑफ दिस, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये पूरे साल करेंगे। पूरे साल में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। हाँ जी, इसके बाद अब आप देखिए सेकंड एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 2016-17 was overvalued by 12,000। 16,17 यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवरवैल्यूड था। क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट साइड पर होता है, ओवरवैल्यूड है, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया गलती से 16-17 में। 16-17 में हमारा प्रॉफिट गलती से 12,000 रुपए बढ़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड की आइटम है और ओवरवैल्यूड है, तो -12,000। लेकिन अब 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक 17-18 का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी ओवरवैल्यूड हो गया। 17-18 में ये ओवरवैल्यूड हो गया, डेबिट साइड पर आता है, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट इससे कम हो गया 12,000 से, तो उसको वापस बढ़ा लेंगे +12,000। आप ये मत सोचिएगा एक -12 हो रहा है +12 हो रहा है, इसका इफेक्ट नलिफाई हो रहा है। एवरेज प्रॉफिट में तो ये इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, लेकिन वेटेड में नहीं होता, क्योंकि इस साल के वेट अलग है, इस साल के वेट अलग है, तो ध्यान रखिएगा इस बात। हाँ जी, ये 12,000, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, एक्सपेंसेस साइड पर आता है। हम 12,000 रुपए एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा रहे हैं, मतलब हमारा प्रॉफिट उस 12,000 से कम हुआ था, तो उसको हमने वापस से इंक्रीज कर दिया, राइट। इसके बाद टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट चार्जेस, तो मैनेजमेंट चार्जेस 24,000। ये मैनेजमेंट चार्जेस, इसके बारे में पहले मैंने डिस्कस किया था। अब वो दोनों पार्टियां जो बिजनेस, जो गुडविल परचेज करना चाहता है और जो सेल करना चाहता है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई आप पार्टनर्स की कोई सैलरी वगैरह तो डाल ले रहे हैं, यदि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ती। तो ये उनका एग्रीड वो है कि भाई आपने प्रॉफिट में से इसीलिए मैनेजमेंट कॉस्ट को 24,000 रुपए हर साल माइनस कर। अब इसके बाद जो लास्ट हमारी एडजस्टमेंट है उसको देखिए अब जरा ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 2016 a machine having a book value of ₹10,000 was sold for ₹11,000, but the proceeds were wrongly credited to P&L account. No effect has been given to rectify the same. Depreciation is charged on machine at the rate of 10% per annum on reducing balance method. ये जो एडजस्टमेंट है इसको जरा बहुत ध्यान से देखना है। अब 1 अप्रैल 2016 दिस ईयर, ठीक है, क्या हुआ, एक मशीन आपने सेल की जिसकी बुक वैल्यू थी 10,000, was sold for ₹11,000 में सेल कर दी, but the proceeds were wrongly credited to P&L account. P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब जो हमको मशीन सेल करने की एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट एंड लॉस, वो नहीं किया, हमने सिर्फ एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, और बाद में वो P&L अकाउंट में चला गया। मतलब पूरे 11,000 को हमने अपनी इनकम ट्रीट कर दिया 11,000, ये हमारे से गलती हो गई। तो इस गलती को हमें क्या करना है, करेक्ट। 11,000 के उस साल के प्रॉफिट को हमको लेस करना है, क्योंकि हमने गलती से उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर दिया। 1,000 का प्रॉफिट था एक्चुअली, तो वो प्रॉफिट भी हम नहीं ले सकते थे गुडविल कैलकुलेशन के, एसेट सेल पर था, तो हमने
खैर यहाँ पर हमसे क्या गलती हुई है, 11,000 P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया एसेट सेल के लिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम 16-17 में अपने प्रॉफिट को 11,000 से इंक्रीज करेंगे। क्लियर है भाई? हमने गलती से एसेट सेल की एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11,000 को पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, मशीन अकाउंट को वहां से हटाइए। अब नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो 10% हमको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने अपनी बुक से मशीन अकाउंट को हटाया ही नहीं। जब मशीन अकाउंट को हमने अपनी बुक से नहीं हटाया तो इसका मतलब 10,000 की बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चल रहा होगा उसका। जब वो मशीन ही नहीं रही तो डेप्रिसिएशन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन डेप्रिसिएशन हम लगाए जा रहे होंगे क्योंकि मशीन हमारी बुक में थी। तो 10,000 पर इस साल जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 10,000 नॉट 11,000, 10,000 की बुक वैल्यू है, उस पर हमने 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, माइनस किया होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्लस, और अगले साल 9,000 पर 900 और उसके बाद 810 प्लस। राइट? इस तरीके से हमको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये बुक में करेक्शन कैसे करेंगे ये मैटर नहीं है अभी कि हम बुक में कैसे करेक्ट करेंगे इस एरर। अभी गुडविल पर्पस के लिए हमसे प्रॉफिट में क्या गलतियां हो गई वो करेक्ट करनी है। राइट? हाँ जी, तो यहाँ पर तो कोई ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। 77,000 यहाँ पर गई 124 में से 1 लाख 124, तो सॉरी ये हमको माइनस करना था। 11,000 हमने गलती से प्रॉफिट में ले लिया था, याद है ना, हमने 11,000 प्रॉफिट में ले लिया था गलती से, उसको हमने उस इफेक्ट को हमें नलिफाई करना है तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद 17, 179 और जो लास्ट वाला है, एक सेकंड कैलकुलेशन मैंने लिखी 13910, तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 130 ये हमारा आ गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। वेट्स 1 2 3 वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मालूम है ना, जैसे आप फ्रीक्वेंसी से x को डिवाइड करते थे, तो इसको कहेंगे वेटेड प्रॉफिट। हाँ जी, 77,156 700 353 700
40 और टोटल वेट हो गए 10, राइट। 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल वेट कितने हो गए 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,04,234, राइट। ये हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,04,234। और गुडविल हमारी थी कितने नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, आई थिंक इट वाज 3, सबसे ऊपर ही लिखा है 3 ईयर। तो गुडविल इक्वल टू 1,04,234 into 3। हाँ जी, 3,12,702, 3,12,700। हाँ जी, तो ये हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन किया। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें सभी एडजस्टमेंट आ गई जो जनरली आपको आती है, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। जिसमें पहले वाली एडजस्टमेंट मैंने जो एग्जांपल लिया था वही वाली है। ये एडजस्टमेंट जो लास्ट वाली है ये जरा एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट है, जनरली आपके इसमें आए चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 24 क्लोजिंग स्टॉक एक बार फिर से समझ लीजिए, 12,000 वाज ओवर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड है तो उसका प्रॉफिट आपका बढ़ गया उस साल का, तो उसे हमने घटा लिया, लेकिन वही ओपनिंग स्टॉक बन गया। अब ओपनिंग स्टॉक है तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया 12,000 से, प्रॉफिट घट गया, तो उसे एडजस्ट करने के लिए वापस 24,000 मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बायर और सेलर के बीच में हुआ है कि भाई यदि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता तो उसे भी तो पैसे देने पड़ते। अब ये दोनों के बीच के एग्रीमेंट की बात है, हम इसकी उसमें नहीं जा सकते कि भाई उन्होंने 24,000 क्यों लिए, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस लेना क्यों जरूरी है, ये उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद उन्होंने एक जरा अलग तरीके की एडजस्टमेंट दी कि आपने एक मशीन सेल की और उसके टोटल प्रोसीड को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अब हमको ये देखना है, और मशीन अकाउंट जो 10,000 से बुक वैल्यू थी वो आपकी बुक में वैसे ही रहा, उसमें कोई एडजस्टमेंट आपने नहीं की। तो हमको ये देखना है कि हाउ इट विल अफेक्ट अवर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। तो 11,000 रुपए के प्रॉफिट को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ा लिया था 11,000 की अमाउंट से, उसे हमने वापस कर दिया। जब वो बुक में मशीन हमारे वही नहीं, हमने उसे राइट ऑफ किया नहीं पूरा, तो इसका मतलब 10,000 पर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे, पहले साल का लगाया होगा 1,000, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस से 900 800 है, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया वेटेड प्रॉफिट से। इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेट से डिवाइड करके और फिर गुडविल की वैल्यू, राइट। तो वेटेड एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको जो ईयर के सामने वेट दिया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेट आप मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपको वेट वैसे दे दीजिए 1 2 3 4, ये ना बताया जाए कि कौन से ईयर का कौन सा वेट है, तो जो लेटेस्ट ईयर है जो सबसे पहले है उसका वेट सबसे ज्यादा, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, देखिए गुडविल एक्चुअली देखा जाए तो उस बिजनेस की गुडविल हमें माननी चाहिए कि एक्चुअली वो गुडविल है कि वो लोगों से कुछ ज्यादा अर्न करता है, बाकी के बिजनेसेस से अपने उसी इंडस्ट्री में उसी फील्ड में दूसरे बिजनेसेस से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता हो, तब हम कहें कि वो उसकी एफिशिएंसी के कारण हो रही है। तो इसीलिए शायद एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी बेटर ये सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये एक्स्ट्रा जो आप अर्न कर रहे हैं, जो औरों से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, अब ये कैसे निकाला जाए भी औरों से ज्यादा कैसे पता है? इसमें चीज हम देख सकते हैं, हर इंडस्ट्री एक रेट ऑफ रिटर्न होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
इंडस्ट्री वाइज रेट ऑफ रिटर्न मतलब जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया उस पर क्या रिटर्न आपको मिलेगा। हर इंडस्ट्री की अलग अलग डिपेंड करता है उनकी रिस्क क्लास पर, मतलब कौन से इंडस्ट्री में ज्यादा रिस्क होगा उसमें ज्यादा रिटर्न होगा। और हर इंडस्ट्री की ये बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। जैसे हम आईटी कंपनी की बात करें तो किसी आईटी कंपनी की यदि आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए जब कंपैरिजन करेंगे तो टीसीएस का इंफोसिस एचसीएल टेक्नोलॉजी विप्रो से होगा, ना कि रिलायंस इंडस्ट्री एचडीएफसी बैंक से। उनसे कोई कंपैरिजन का मतलब नहीं है। यदि आप किसी बैंक की गुडविल देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस अदर दूसरे बैंक आपको देखने पड़ेंगे। मतलब बैंक की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आईटी कंपनी की गुडविल नहीं, मतलब आईटी कंपनी के वो नहीं देखेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि आप एक ऑयल एंड गैस रिलायंस इंडस्ट्री की गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री को कंपेयर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एचपीसीएल बीपीसीएल से करना पड़ेगा। लेकिन वही रिलायंस इंडस्ट्री की जैसे जियो, आप जियो की गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके बेसिस के ऊपर देखना पड़ेगा। अभी जैसे आपको मालूम है पिछले जो फेसबुक ने 10% लगभग 10% स्टेक लिया है रिलायंस जियो में, अब उसकी 44,000 तो उससे बिजनेस का वैल्यूएशन हुआ समझ लीजिए। तो इस बिजनेस वैल्यूएशन में गुडविल का एक मेजर पार्ट होता है, लेकिन गुडविल का कैलकुलेशन उसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि टेलीकॉम जो बाकी कंपनियां हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न अर्न करती है। तो जो उस इंडस्ट्री में आप ऐसा समझिए आपने उस इंडस्ट्री में 10 बड़ी कंपनियां हैं, जनरली साइज भी देख लेना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी की गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं। लगभग उसी कंपनी के साइज आप देखें और उन सबका एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर दिया। रिटर्न मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जितने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया और उन सबकी एवरेज ले ली तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस इंडस्ट्री के अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये है, राइट। अब मान लीजिए हम अपने बिजनेस के गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम देखेंगे हमने अपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट कर की, एवरेज तो कमाना ही कमाना था जो सब कमा रहे, लेकिन आप कहीं उससे ऊपर कमा रहे तब हम कहेंगे कि आपकी गुडविल है, क्योंकि आप उनसे भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जो एवरेज आपको कमाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, तो उससे ज्यादा वाला जो प्रॉफिट है उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो जरा देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वही है, तो चेंज क्या हुआ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट पहले की तरह कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब एवरेज प्रॉफिट जो उस इंडस्ट्री में फर्म जनरेट करती है, अर्न करती है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, अलग अलग नाम से गिवन हो सकता है लेकिन ये गिवन होगा। ये समझ लीजिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो उस इंडस्ट्री में ज्यादातर कंपनियां कमाती हैं। और ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड मैंने लिखा है हमारी बुक के अंदर, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड और फिर बाद में इसका ऐसा लिखा हुआ है कि एक अल्टरनेटिव। एक्चुअली मेथड देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, फार्मूला तो यही होता है, मतलब इसको करना चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो एक पीरियड का होता है। एक बात हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस, वहां मैं आपको जरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम को जब बैलेंस शीट से कंपेयर करें, कभी भी कोई रेशियो कैलकुलेट करनी हो या कुछ कंपैरिजन करना हो, एक आइटम पीएनएल की हो और एक आइटम बैलेंस शीट की, तो
तो एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक पीरियड के लिए होता है, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31, मतलब पूरे एक साल के लिए, और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है, राइट। तो हमें बैलेंस शीट के आइटम को एवरेज लेना चाहिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, कि ऑन एन एवरेज मान लीजिए कैपिटल आप ले रहे हैं 31 मार्च की, तो वो तो कैपिटल 31 मार्च की, प्रॉफिट आपने पूरे साल अर्न किया है, और कैपिटल आप ले रहे हैं पूरे आखिरी की। एक्चुअली आपकी उस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल भी तो बढ़ी होगी पूरे साल भर में, या और भी वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है। तो हमको कैसे लेना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, मतलब ये कैपिटल पूरे साल आपके बिजनेस की रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे साल की कैपिटल ये एवरेज रिप्रेजेंट कर रही है, और प्रॉफिट क्योंकि पूरे साल का है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं। तो जब भी हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम और एक बैलेंस शीट की आइटम को कंपेयर करना हो, तो बैलेंस शीट की आइटम को एवरेज लेना चाहिए, राइट। तो अभी लेकिन जरा 12th क्लास के अंदर इस चीज पर इतना फोकस नहीं किया जाता है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी खाली, तो आप उसी कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज मान लीजिए। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, होता एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे अलग अलग गिवन नहीं होती, तो जो हमको गिवन होगी हम उसे एवरेज मान लेंगे, राइट। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऐसा समझ सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड ऑफ अकाउंटेंसी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर, डिपेंड करता है पर्पस पर, किस पर्पस के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर रहे हैं। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, यहां जो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिखूंगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी गुडविल कैलकुलेशन के पर्पस के लिए। आगे जाके हम एक रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि वहां सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे, वहां पर्पस बदल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करने का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का सही मतलब आप कह सकते हैं नेटवर्थ, ओनर्स फंड, मतलब बिजनेस में ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, खाली ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है। जब रेशियो एनालिसिस करेंगे तो वहां पर लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी भी इसमें लेंगे, लेकिन यहां नहीं लेंगे, यहां ये नेटवर्थ है बिजनेस की, मतलब कैपिटल प्लस ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यदि कोई है तो, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले जरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लें, क्या होती है? ओपनिंग, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, क्लोजिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जनरली हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड केवल एक ही गिवन होगी, तो हम उसी को ले लेंगे कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? हाँ जी, तो एक बार हम वापस ये आप लिख लीजिए एक बार, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है ये हमें डिस्कस करना है। एवरेज कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय, राइट। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस accumulated losses और assets minus liabilities। ओनर का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी तक आपने बुक में से राइट ऑफ ना किया हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसको फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं, जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। हाँ जी, तो ये एक बिजनेस के अंदर जो आपने पैसा लगा रखा है, ये हमारे ज्यादातर यूज होने वाला मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, लेकिन गुडविल
कैलकुलेट करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। वो ज्यादातर आगे की क्लासेस में आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है तो मैं इसको ले रहा हूँ कि इसमें से कुछ और एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, राइट। तो मैं इसको एक बार फिर से, जो हमको एडजस्टमेंट और क्या करनी पड़ सकती है यदि हमें कैपिटल एम्प्लॉय, देखिए ये तो है ही, इस सबको नेटवर्थ भी कहते हैं, ऑनर फंड भी कहते हैं इसको। ये जो मैंने कैलकुलेट किया है आप इसे क्या कह सकते हैं, नेटवर्थ या ऑनर्स फंड। तो मैं यहां पर इसको ऐसे ही वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑनर्स फंड, राइट। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, वो क्यों जरा समझिए। मान लीजिए मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल गिवन है। मैंने जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ाते वक्त आपको बताया था, वैसे गुडविल बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते, परचेज गुडविल दिखा सकते हैं। अब हमने पहले कोई गुडविल परचेज किया हुआ हमारी बुक में आ रही है, लेकिन गुडविल तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब पुरानी गुडविल को हम इररेलेवेंट मान रहे हैं, मतलब वो बेकार है, अब हम नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब उस एसेट को राइट ऑफ करिए, वो पुराने वाली गुडविल को राइट ऑफ करिए। राइट ऑफ करने का मतलब अपने ओनर फंड को लेस करिए, उसमें से ओनर फंड में से वो ओल्ड गुडविल यदि कोई है तो ओल्ड गुडविल, राइट। अब ये हम कैपिटल एम्प्लॉय किस पर्पस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं गुडविल, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर क्या औरों से ज्यादा कमाते हैं, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो हम अर्निंग कर रहे हैं वो औरों से ज्यादा अपनी एफिशिएंसी, मैनेज ओनर की एफिशिएंसी के कारण अर्न कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो आपके बिजनेस में है ही नहीं, मतलब आपके मेन बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनको हम कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं है, तो इसीलिए ओनर का उतना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टेड ही नहीं है। अभी मैं जरा इसके बारे में डिटेल में बात करता हूं। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। होती तो एक चीज और माइनस है, लेकिन ये आपके इसमें आने के चांसेस बहुत कम है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल डब्ल्यूआई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, कोई बिल्डिंग अभी बन रही है, कोई प्लांट आपका बन रहा है, क्योंकि ये अभी रेवेन्यू जनरेट करने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिट अर्न करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है, तो अभी ओनर फंड का इतना पार्ट अभी किसी कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको भी यहां से इसीलिए माइनस कर दो। हाँ जी, तो जरा ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये क्या होती है, देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए टाटा स्टील है। अब टाटा स्टील को आपको मालूम होगा कि स्टील प्रोडक्शन के लिए कोल की जरूरत पड़ती है, कोल उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25 से 30% उनकी कोल कंजम्पशन होती है। मान लीजिए टाटा स्टील एक इंडोनेशिया के अंदर कोल माइन परचेज कर लेती है या ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन परचेज कर लेती है, तो आप मुझे बताइए ये इन्वेस्टमेंट उससे बिजनेस से रिलेटेड है या ये उसके बिजनेस से रिलेटेड है, एकदम रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि कोल माइन उसको कोल चाहिए, भले वो इंडोनेशिया से कोल ना मंगा सके, कोल वो कहीं और से भी ले ले, लेकिन मान लीजिए कोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका टाटा स्टील का प्रॉफिट कम होगा, लेकिन उसकी कोल माइन से जो कोल सेल होगा वहां पर वो कंपेंसेट हो जाएगा, तो कहेंगे एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब इन्फोसिस है, जैसे कि इन्फोसिस कंपनी का एग्जांपल लूं, इन्फोसिस कंपनी की बैलेंस शीट में हमेशा कैश होता है, बहुत ज्यादा 25-30 हजार करोड़ तक भी हो सकता है, और 25-30 हजार करोड़ रुपए कैश पड़े हुए उनके पास, और ये कैश उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, समझ लीजिए बैंक की एफडी कर दी या किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर दिए। अब मुझे बताइए इसके अंदर इन्फोसिस जो उसके ऊपर अर्निंग हो रही है वो आपके बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है, आईटी बिजनेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उतनी फंड आपका आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्टेड है, वो आपके ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं है उसका, तो हम कहेंगे कि उतना हमारा जो टोटल ओनर फंड आईटी बिजनेस में लगा हुआ है केवल वो हमको लेना चाहिए, ये आईटी बिजनेस में लगा ही नहीं हुआ, ये तो एफडी कर रखी
रखी है हमने, या किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, या कोई दूसरी कंपनी हमने समझ, मतलब दूसरी कंपनी तो जनरली हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ही खरीदेंगे जब दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, डिविडेंड इनकम के। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसका आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भी हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो उससे जो इनकम जनरेट हो रही होगी वो हमको अपने एवरेज एग्जीक्यूटिव प्रॉफिट में कैलकुलेट करते समय माइनस करनी है। ये हम पहले बात कर चुके हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कहता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑल इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रीटेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यदि हम क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इन्वेस्टमेंट को ट्रीट करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।